तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है आई स्पीट ऑन योर ग्रेव पार्ट 2 मूवी पर। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये मूवी जो हाल ही में मैंने आई स्पीट ऑन योर ग्रेव पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था उससे भी ज्यादा खतरनाक है और कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे पार्ट 2 एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। तो आज हम आई स्पीड ऑन योर ग्रेव पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे और दोस्तों मनी हाइस्ट सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो 2-3 दिन में आने वाली है और उस पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, तो आपको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से ठीक 10 दिन बाद यानी 27 ऑफ अप्रैल को मेरा बर्थडे है और तब तक मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो। तो प्लीज सपोर्ट करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं अपनी हर महीने की अर्निंग्स आपको दिखाते रहूंगा। आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम केटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक कॉफी शॉप में काम करती थी और केटी की इच्छा थी कि वो एक मॉडल बने, तो उसकी दोस्त उसे कुछ फोटोग्राफर सजेस्ट करती है। शाम को केटी घर जाते वक्त कॉफी शॉप के नोटिस बोर्ड पर एक फ्री मॉडलिंग सेशन की एक एड देखती है और वो वहां से फोन नंबर लेकर निकल जाती है। फिर वो अपने अपार्टमेंट में आती है और उसके मॉडलिंग के एल्बम को देखती है और फिर केटी कॉल करती है उस फ्री मॉडलिंग सेशन वाले को जो केटी को उसकी फोटो भेजने बोलता है। केटी उन्हें अपनी फोटो भेजती है और उसे अगली सुबह 10 बजे शूट के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन केटी शूट की जगह जाती है जहां ऑलरेडी फोटोशूट चल रहा था और तब उसकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है, इवान, जॉर्जी एंड निकोलाय। वो कुछ ड्रेस अपने साथ लाई थी और इवान एक ड्रेस चूज करके उसे ड्रेस चेंज करने बोलता है और उसका फोटोशूट कंप्लीट होता है। पर इवान इससे खुश नहीं था क्योंकि उसका कहना था कि तुम्हें और छोटी ड्रेस पहननी चाहिए, पर केटी को ये मंजूर नहीं था। इवान उसे मनाने की कोशिश करता है कि अगर मॉडल बनना है तो ये सब करना पड़ता है, पर केटी वहां से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह जब वो जॉगिंग से घर आती है तभी उसका डोर कोई बजाता है और वो था जॉर्जी जो केटी को उसकी फोटोज देने आया था। वो उन फोटोज को लेने से मना करती है पर जॉर्जी उसे बोलता है कि फोटोज अच्छे हैं और उसने सारे फोटोज जो उनके कंप्यूटर में थे वो डिलीट कर दिए हैं तुम्हारे प्राइवेसी के लिए। केटी डोर बंद कर लेती है। जॉर्जी असल में केटी से झूठ बोलता है और उसने कोई भी फोटोज डिलीट नहीं की थी और वो केटी की फोटोज ही देख रहा था। यहाँ से मूवी का डेंजरस पार्ट स्टार्ट होता है। रात को किटी कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर जाती है और तब तक जॉर्जी उसके घर में घुस जाता है। केटी घर में आकर थोड़ी देर में सो जाती है। रात को जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्जी उसकी तस्वीरें ले रहा है। केटी जल्दी से उठकर उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, और वो एक स्टन गन को जॉर्जी के चेहरे पर मारती है जिससे वो गिर पड़ता है और केटी बाहर जाने की कोशिश करती है और चिल्लाने लगती है, पर तब तक जॉर्जी उसका मुंह बंद करता है और घर के अंदर ले आता है। पर आवाज सुनकर केटी का पड़ोसी उड़ जाता है। जॉर्जी केटी को बहुत मारता है और उसे लगभग बेहोश कर देता है। फिर उसके मुंह में एक कपड़ा घुसा देता है ताकि वो आवाज ना कर पाए और उसे उल्टा लेटाकर एक वायर से उसके हाथ पैर बांधता है और नाइफ से उसे चुप रहने बोलता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगता है। पर तभी वहां घर में केटी का पड़ोसी आता है जो अंदर आते ही जॉर्जी उसे पेट में चाकू मार मार कर उस पड़ोसी की हत्या कर देता है। फिर जॉर्जी डोर लॉक करता है और केटी का बुरी तरीके से रेप करता है। पर उसे एहसास हो जाता है कि उससे गलती हुई है, पर वो उसे सुधारने तो नहीं वाला था। वो अपने भाई इवान एंड निकोलाय को बुला लेता है और वहीं घर में उनके आने का वेट करता है। जब निकोलाय और इवान वहां आते हैं तो सब मामला देखकर अपने भाई को समझाने और मारने के बजाय घर के अंदर से अपने फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए प्लास्टिक बैग्स लगाते हैं अपने हाथ में और घर की सारी चीजें सही रखकर और अपने भाई के फिंगरप्रिंट्स मिटाकर वो जिस चाकू से केटी के पड़ोसी को जॉर्जी ने मारा था उस चाकू को वो केटी के हाथ में देकर उसके फिंगरप्रिंट लगाकर उसे लाश के पास रख देते हैं और एक ड्रग्स के पूरे पैकेट को केटी को खिलाकर उसे बेहोश करके उठाकर अपने गाड़ी में बंद करके कहीं ले जाते हैं। और जब केटी की आंख खुलती है तो इवान उसका रेप कर रहा था और केटी को बुरी तरीके से बांध कर रखा हुआ था। फिर वहां निकोलाय एंड जॉर्जी आते हैं और निकोलाय केटी पर पेशाब करता है। फिर सब वहां से चले जाते हैं पर केटी काफी तकलीफ में थी।
फिर से वो तीनों वहां आते हैं और उसे ड्रग्स देते हैं और फिर जॉर्जी उसे नहलाता है और उसके बाद उसके लिए कपड़े ले आता है और उसे उन कपड़ों को पहनाने के लिए आजाद करता है और मौका देखकर केटी जॉर्जी के सर पर वार करके बाहर भाग जाती है और वो रास्ते में सबकी मदद मांगती है पर उसकी कोई मदद नहीं करता। पर तभी वहां पुलिस आती है और एक डिटेक्टिव भी वहां आता है और ये डिटेक्टिव सही में एक अच्छा इंसान था। वो उसे अपने साथ उसके ऑफिस ले जाता है और उसकी पूछताछ करता है। पर केटी को अमेरिकन एम्बेसी जाना था। तभी वहां मिस पेटो आती है। डिटेक्टिव बोलता है कि केटी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती पर मिस पेटो बोलती है कि उसे इसके साथ अकेला छोड़ दो। जब डिटेक्टिव वहां से चला जाता है तो मिस पेटो बोलती है कि वो समझ सकती है कि तुम पर क्या बीत रही होगी और उसके साथ भी ये कई बार हो चुका है। यानी कि गाइस मिस पेटो भी एक विक्टिम थी। पर यहाँ से कहानी फिर से मोड़ लेती है। केटी विश्वास करके पेटो को बोलती है कि मुझे अमेरिकन एम्बेसी ले चलो और ये औरत उसे हाँ बोल देती है और दोनों भी गाड़ी में एम्बेसी की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। पर रास्ते में पेटो किसी को फोन करती है और वो बोलती है कि एक लड़की को मदद की जरूरत है और उसका नाम केटी है। तो दूसरी तरफ से जवाब आता है कि उसे यहाँ पर ले आओ और पेटो केटी को बोलती है कि मैं तुम्हें ढंग के कपड़े देती हूँ और थोड़े पैसे भी, तो तुम मेरे घर चलो, वहां से एम्बेसी पास में ही है। केटी मान जाती है और यहीं पर वो गलती करती है क्योंकि असल में पेटो जॉर्जी की माँ थी और इवान की सौतेली माँ थी। इवान के डैड ने इवान की माँ मरते ही एक औरत का रेप किया था और वो ये औरत थी और उसके चलते जॉर्जी का जन्म हुआ था। और ये तो जाहिर सी बात है, जैसा बाप वैसा बेटा। बिना कुछ पता किए केटी खुद को ट्रैप में फंसा लेती है और जब वो घर आते हैं पेटो उसे नीचे बेसमेंट में ले जाती है। एंड गाइस, वो वही जगह थी जहाँ थोड़ी देर पहले उसे बंदी बनाया गया था। इवान उसे पकड़ता है और पेटो केटी पर थूकती है और उसे मारती है। पर दुख इस बात का था कि पेटो खुद भी इस सिचुएशन से जा चुकी थी पर वो केटी की मदद करने के बजाय उसे फिर से इन लोगों के पास ले आई थी। इवान उसे फिर से गिरा कर बंदी बना लेता है और केटी बहुत रोती है। थोड़ी देर में इवान का पिता वहां आता है। इवान तो उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था। इवान का पिता एक स्टन गन को केटी के मुंह में घुसाकर केटी को शॉक देता है और फिर उसके शरीर पर जगह जगह पर उस स्टन गन से इलेक्ट्रिक शॉक देता है और फिर उसका बुरी तरीके से रेप करता है। पेटो घर में आती है और कुछ पैसे इन दरिंदों को देकर अपने कमरे में बैठकर एक गाना चलाती है और रोने लगती है। एंड गाइस, इट सीम्स लाइक वो भी इन लोगों की गुलाम थी और उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। थोड़ी देर में केटी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कभी भी मर जाए। फिर इवान वहां आता है जो उसे बहुत पीटता है लातों और घूसों से। फिर ये लोग एक बक्से को लाते हैं और एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं ताकि केटी को उस बक्से में बंद करके उसे जमीन में दफना दिया जाए। ये तीनों लोग उसकी लाचारी पर हंस रहे थे। उसे उठाकर बक्से में बंद किया जाता है और जमीन में गाड़ा जाता है और केटी बहुत रो रही थी। सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं पर केटी थोड़ी सी लकी थी। जमीन में नीचे एक पत्थर था जो वजन के चलते गिर पड़ता है और उसके नीचे से एक सीवेज लाइन थी। बॉक्स के साथ केटी गिर पड़ती है उस सीवेज लाइन में और बॉक्स के बाहर आ जाती है क्योंकि बॉक्स टूट जाता है। ये लोग अब रात को पार्टी करने का प्लान करते हैं। केटी उठती है पर वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो किसी तरह एक जगह उसे दरवाजा दिखता है, वहां जाती है और वो एक चर्च था। वो अंदर घुसकर कुछ सामान लेती है। चर्च के फादर उससे जाकर मिलते हैं और उसे कपड़े, खाना और एक बाइबल देकर उसकी मदद करते हैं और केटी वहां से चली जाती है। फादर को एहसास हो गया था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। केटी उस सीवेज लाइन के थ्रू एक खंडर में घुसती है और वहां से उसे बाहर जाने का रास्ता मिलता है और अब वो बदला लेने का ठान लेती है और यहाँ से इन लोगों की शामत आने वाली थी, सभी की। वो चर्च में जाती है और बाइबल के एक चैप्टर को पढ़ती है। तभी फादर वहां आते हैं जो बोलते हैं कि वो पुलिस को बुलाकर तुम्हारी मदद करेंगे, पर ये उन्हें ना बोलकर वहां से चली जाती है। फादर देखते हैं कि वो क्या पढ़ रही थी। उस चैप्टर में बुरे लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने के बारे में लिखा हुआ था। केटी इवान और उनके घर में घुसकर पैसे लेती है और रात को सबसे पहले वो हर एक को परख लेती है कि कौन किस समय कहाँ होता है और अगले दिन सुबह सबसे पहले कॉफी शॉप पे बैठे जॉर्जी को अपने आप को दिखाकर अपने पीछे आने को मजबूर करती है और उसी खंडर में सीवेज लाइन में ले जाती है और केटी उसके गले में रस्सी बांधकर उसे बेहोश करके बंदी बनाती है और वही डायलॉग बोलती है और वही सब टॉर्चर करती है जो शुरुआत से जॉर्जी ने उसके साथ किया था।
नाइफ से उसे जगह जगह पर घाव करती है और जॉर्जी को थोड़ी देर तड़पाने के बाद बाहर जाती है निकोलाई के पास, जो एक बार में था। केटी उसे ड्रिंक पिलाती है और उस ड्रिंक को पीते ही उसे उल्टी जैसा फील होता है, और जब वो बाथरूम में जाता है तो केटी बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। और आपको याद होगा कि निकोलाई ने केटी पर पेशाब किया था, तो इस बार केटी उसे मारकर उसका सर पकड़कर उसका मुंह टॉयलेट में घुसा देती है, जो काफी गंदा था। और उसी टॉयलेट में उसका दम घोटकर निकोलाई मारा जाता है। फिर से थोड़ी देर जॉर्जी को टॉर्चर किया जाता है, और फिर अब बारी थी इनके डैड की, जो चर्च में जाकर अपने आप को सभ्य इंसान दिखा रहा था। वो भी केटी को देख लेता है और उसके पीछे जाता है। केटी के थ्रू उसे भी बेहोश किया जाता है एक पत्थर मारकर, और उसे एक लोहे के बेड पर लेटाया जाता है और उसके मुंह में स्टन गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, और फिर उसके पूरे शरीर पर भी एक के बाद एक इलेक्ट्रिसिटी स्टन गन से शॉक दिए जाते हैं। फिर एक बड़े इलेक्ट्रिसिटी मशीन को केटी ऑन करती है, जिसके 2 वायर थे। एक वायर वो इसके मुंह में देती है और दूसरी वायर को उस लोहे के बेड पर रखती है और प्लग लगाकर बटन ऑन कर देती है, और बुरी तरीके से शॉक लगने के कारण ये भी मारा जाता है। अब बचे थे इवान एंड पैटो। केटी पैटो को भी वो गाना सुनाकर बेसमेंट में बुलाया जाता है, जो गाना केटी के साथ जुल्म होते वक्त पैटो सुन रही थी। केटी उसके मुंह पर थूकती है और उसे थप्पड़ मार के उसी गड्ढे में गिरा देती है जिस गड्ढे में केटी को बंद किया गया था। फिर उसे उसी बॉक्स में बंद किया जाता है, पर उससे पहले पेटो को उसके बेटे की हालत दिखाई जाती है, और फिर केटी उस बॉक्स का दरवाजा पेटो के सर पर मार मार कर उसे बेहोश करती है और बंद करके रखती है। थोड़ी देर में इवान घर में आता है, जो घर में सारा सामान बिखरा हुआ पाता है, और तुरंत बेसमेंट में जाकर उस गड्ढे के थ्रू सीवेज लाइन में घुसता है। और तभी वो जॉर्जी को लटका हुआ पाता है और उसके पास जाता है। तभी केटी उसे भी मार कर बेहोश करके बंदी बना लेती है। तब हम चर्च के फादर को देखते हैं, जो डिटेक्टिव को केटी के बारे में बोलते हैं और वो क्या करने वाली है ये भी बोलते हैं। पर फादर को नहीं पता था कि वो बंदे कौन है जिसके साथ वो ये करने वाली है, पर डिटेक्टिव को उनके बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि केटी ने ऑलरेडी ही शुरुआत में डिटेक्टिव को उनके नाम बता दिए थे, और डिटेक्टिव भी इवान के घर के थ्रू उस सीवेज लाइन में आता है। पर तब तक केटी इवान के साथ बहुत कुछ करती है। तब इवान पैटो की आवाज सुनता है, और केटी के पूछने पर इवान बोलता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। उसकी मॉम गुजरते ही उसके पिता ने इसके साथ रेप किया था, वो भी कई बार, ठीक तुम्हारी ही तरह, और उसके चलते जॉर्जी का जन्म हुआ, और तब से ये उनके साथ रहती है। ये सुन के केटी पैटो का बॉक्स खोलती है और उसके ही सामने जॉर्जी को मार देती है। और अब बचा था इवान। एक प्रेस मशीन से इवान का पेनिस पूरी तरीके से टेस्टिस के साथ वो प्रेस मशीन के अंदर कुचल देती है, और इवान दर्द में तड़प रहा था। तभी वहां पर डिटेक्टिव आता है। इवान गुस्से में केटी का गला दबाने लगता है, पर डिटेक्टिव इवान के सर में गोली मार देता है और केटी को सॉरी बोलता है कि उसने केटी की शुरुआत में मदद नहीं की। केटी वहां से अपना बदला लेकर चली जाती है और बाहर जाकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर वो थोड़ी ही देर में पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ी होकर अपने आप को सरेंडर करने के लिए हेडक्वार्टर्स में एंटर करती है, ताकि उसने जो मर्डर्स किए हैं उसकी सजा उसे मिले, और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो गाइज, आपने मूवी में देख ही लिया होगा कि अगर बाप ही ऐसा हो तो बेटे भी वैसे ही होते हैं और गलती करते हैं, जैसे इन लोगों ने की। पर इनके गलती की सजा इन्हें मिल गई थी, बची थी तो सिर्फ पेटो, और केटी ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ भी वही हुआ था जो केटी के साथ हुआ था। और बाकी रही बात अपने आप को सरेंडर करने की, तो मेरे ख्याल से केटी ने यह सही किया, क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया था, और उसके बारे में 3 लोग जानते थे, डिटेक्टिव, फादर एंड पेटो। भले ही डिटेक्टिव एंड फादर केटी ने जो किया उसका समर्थन करते और उसे बचा लेते हैं, पर पेटो अपने बेटे को मारने वाली लड़की को नहीं छोड़ती, और वैसे भी वो पुलिस को सब कुछ बता देती केटी के बारे में। उससे अच्छा केटी ने खुद ही को सरेंडर कर दिया और मूवी एंड हुई। तो दोस्तों, ये थी आई स्पीट ऑन योर ग्रेव 2 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।